हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज़ सईद है और प्रोग्राम टॉक शॉक के तवसत से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज आपसे मुलाकात में मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से मेरी उनसे एक यादगार मुलाकात हुई इस्लामाबाद में उनके फार्म हाउस पर। बल्कि ये मुलाकात इस एतबार से भी तारीख़ी और यादगार है क्योंकि मेरी मुलाकात के बाद उनका पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी से रिकॉर्ड के ऊपर उनकी कोई मुलाकात मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान में उनकी जो आखिरी मुलाकात हुई है किसी जर्नलिस्ट से, तो इत्तफ़ाक़ है कि वो मुझसे मुलाकात हुई है। ये उस वाक़े से, यानी कि जब इस्लामाबाद में ख़ुसूसी अदालत में साबिक़ फ़ौजी सदर पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे गद्दारी का मुकदमा ज़ेर समाअत था। ये मुलाकात उससे 2 रातें कबल हुई है। 1 रोज़ और 2 रातें कबल हुई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस मुलाकात में 2 और अफ़राद भी मौजूद थे और वो अफ़राद आज भी ज़िंदा सलामत हैं। उनमें एक बैरिस्टर सैफ़ हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में हैं, हुकूमत में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में हैं। और दूसरे रज़ा काज़म, वो जनरल मुशर्रफ साहब के स्टाफ़ में थे, ट्रस्टेड आदमी थे उनके। ये दोनों साहब वहाँ पर मौजूद थे जब मेरी ये मुलाकात हुई। मुलाकात इस एतबार से यादगार है कि जनरल मुशर्रफ साहब से मेरी दुबई में मुलाकातें थीं। पाकिस्तान में जब वो सदर थे तो कुछ मुख्तसर मुलाकातें थीं, लेकिन कोई जिसे कहते हैं ना कि तफ़सीली मुलाकात नहीं थी, शनासाई तफ़सील से नहीं थी। दुबई में जब वो थे तो तब मुलाकात थी। हुआ ये कि जनरल मुशर्रफ साहब जब जलावतनी काट के वतन वापस आए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जब जनरल मुशर्रफ साहब वापस आए तो उनके ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ने एक ख़ुसूसी अदालत कायम करके गद्दारी का मुकदमा कायम किया कि 3 नवंबर 2007 को उन्होंने गद्दारी की, आइन से गद्दारी की। जब ये मुकदमा उनके ख़िलाफ़ समाअत शुरू हुई तो शुरू की समाअतों में जनरल मुशर्रफ साहब पेश नहीं हो रहे थे और इसी दौरान मैं जनरल मुशर्रफ साहब से मिलने की मैंने दरख्वास्त की, जिसे जनरल मुशर्रफ साहब ने मंजूर कर लिया और जनरल मुशर्रफ साहब ने मुलाकात का टाइम दिया। मैं मुशर्रफ साहब के फार्म हाउस पे पहुंचा और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब के फार्म हाउस के ऊपर खुफिया एजेंसियां भी ड्यूटी कर रही थी, रेंजर्स भी ड्यूटी कर रही थी। तो मुझे जनरल मुशर्रफ साहब के फार्म हाउस के अंदर एक बंदा लेके गया और मेरी जब उससे बातचीत हुई तो पता चला कि वो एक खुफिया इदारे का, एक फ़ौजी खुफिया इदारे का एहलकार था, जिसने मुझे बताया कि वहाँ पर उस वक्त उनकी ड्यूटी लगती है, 24 घंटे वो लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं। मैं जनरल मुशर्रफ साहब के ड्राइंग रूम में जाके मुझे बिठाया गया, जहाँ पर रज़ा काज़म मौजूद थे, बैरिस्टर सैफ भी वहाँ पर मौजूद थे। थोड़ी देर हुई तो जनरल मुशर्रफ जो है वो किसी से मुलाकात करके वो उस कमरे में आए। शाम का वक्त था। जनरल मुशर्रफ साहब के कमरे में खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं वो अवेज़ा थी, शीशा भी एक लगा हुआ था। मुशर्रफ साहब आए तो मुशर्रफ साहब बैठ गए। शुरू में हमारी मुलाकात थी वो बड़ी टिफ थी। मुशर्रफ साहब बड़े, जिसे कहने, बड़े संजीदा थे। तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था, इसलिए कि मैं जियो में काम करता हूँ, दी न्यूज़ में काम करता हूँ, जंग जियो ग्रुप का हिस्सा हूँ। इससे पहले मैं डॉन न्यूज़ में था जब मुशर्रफ साहब से मेरी मुलाकातें होती रहीं। तो मुशर्रफ साहब ये समझते थे कि जो जंग जियो ग्रुप है वो उनके ख़िलाफ़ है, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने कहा चले जनरल मुशर्रफ साहब से इसी बात से आगाज़ करते हैं। तो मैंने उनसे सबसे पहले पूछा, मैंने कहा जी आपको जंग जियो ग्रुप से क्या कोई नाराज़गी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अलबत्ता उन्होंने हमारे मुमताज़ सहाफ़ी हैं जंग जियो ग्रुप के, हामिद मीर, उनका नाम लिया और उन्होंने कहा कि जी मुझे तो हैरानगी इस बात पे है कि वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए हुए हैं और न जाने क्यों। उन्होंने बताया कि मेरे तो हामिद मीर साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जब मैं शुरू में पावर में आया था तो बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्यों ख़िलाफ़ हो गए। फिर मैंने गुफ्तगू का रुख मोड़ा और मैंने इधर उधर की बातें शुरू जनरल मुशर्रफ साहब से कर ली, लेकिन मैंने महसूस किया कि जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो अभी जो संजीदगी हावी है, जिसे कहते हैं जब मुलाकात होती है तो आप जब ट्रस्ट करते हैं तो स्पुर्दगी आती है कि आप खुल के बात करते हैं। तो मैं फ़ील कर रहा था कि मुशर्रफ साहब जो है ना थोड़े से खिंचे खिंचे। तो मैंने मुशर्रफ साहब से मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा जी जनरल मुशर्रफ साहब मुझे ये बताइए
सारी इधर उधर की संजीदा बातें आपके ऊपर हो रही हैं कि जी मुकदमा क्या है, ये है वो है। मुझे ये बताएं कि आप ख़वातीन में इतने पॉपुलर क्यों हैं? तो जल मुशर्रफ साहब का मिजाज मुझे पता था कि मुशर्रफ साहब बड़े खुले डुले आदमी हैं और इस तरह की बात को वो माइंड भी नहीं करते थे, क्योंकि बड़ी एक प्रोग्रेसिव लिबरल शख्सियत थी उनकी। तो मुशर्रफ साहब बड़े मुस्कुराए, बड़े यानी कि जैसे कहते हैं ना कि बाछें खोल के बड़े मुस्कुराए, बड़ा हैवी कहका उन्होंने लगाया। तो मुझे कहते नहीं वाई यूर आस्किंग, वाई यूर आस्किंग। तो मैंने कहा जल साहब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने बड़ी ख़वातीन को देखा है कि वो ना आपका नाम लेती हैं और बड़ी आपको पसंद करती हैं। और सच्ची बात है, मतलब मैं तो आपसे ज़्यादा एज से छोटा हूँ, लेकिन मैं बड़ा एनवी फील करता हूँ। तो जन साहब कहते हैं नहीं तुम मुझे बताओ किसने मेरा नाम लिया है। मैंने कहा सर जिसने भी नाम लिया, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा कि किसने आपका नाम लिया है, लेकिन सारी दुनिया को पता है और बहुत सारी एक दो ख़वातीन ने तो मेरे सामने भी नाम लिया है। तो फिर मुशर्रफ साहब ने ज़िद की कि नहीं नहीं मुझे बताओ कि किसने नाम लिया। तो मैंने कहा जी छोड़े नाम रहने दें, लेकिन एक खातून का मैंने नाम लिया। मैंने कहा जी उस खातून का तो सबको ही पता है, तो मैं अभी नाम बताना मुनासिब नहीं है, जो कि एक ये प्राइवेट इस एतबार से नाम है। वो खातून अभी सलामत है, खैरियत से है, तो हमारी सोसाइटी मुनासिब नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। तो मैंने एक खातून का नाम लिया, मैंने कहा जी वो, तो उन्होंने हंसने लग पे पड़े जल मुशर्रफ साहब, डिनाई नहीं किया। फिर मुझे उन्होंने कहा कि अगले दिन वो खातून यहाँ पर आई हुई थी, अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। तो बात खैर हंसी मजाक में टल गई, मुशर्रफ साहब ने एंजॉय किया, तो हल्की फुल्की गपशप होने लग पड़ी। तो मैंने जल मुशर्रफ साहब से पूछा, मैंने कहा जल साहब ये बताएं कि आपको इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को फारिग करने का मशवरा किसने दिया था? हु हैड एडवाइज्ड यू कि इतना बड़ा फिर आपका प्रॉब्लम हो गया? क्योंकि मुशर्रफ साहब जब 12 अक्टूबर 1999 को इक़्तिदार में आए थे, तो 8 मार्च 2007 तक किसी ने उनको चैलेंज नहीं किया था। तो मेरे जहन में एक फितरी सवाल था कि जी क्यों आपने किया, किसका मशवरा था? तो मुशर्रफ साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे तमाम मुतल्लिका लोगों ने इस बात का मशवरा दिया था। इनके प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ ने मशवरा दिया था, और ये बात मुझे इसलिए समझ में आती है कि शौकत अजीज़ स्टील मिल्स जो है वो प्राइवेटाइज़ करना चाहते थे, तो उसके ऊपर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने नोटिस लिया था और वो सारा अमल सबताज हो गया था, क्योंकि वो शफाफियत शायद नहीं थी उसमें। तो उन्होंने नाम लिया कि जी शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर ने भी मुझे मशवरा दिया था कि आप ये करें, और बाकी मुतल्लिका लोगों ने भी मशवरा दिया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आईएसआई ने भी मशवरा दिया था। मैं हैरान भी हुआ कि आईएसआई का नाम ले रहे हैं जल मुशर्रफ साहब, और उस वक्त जब मुशर्रफ साहब ने बरतरफ किया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को, उस वक्त आईएसआई के जो चीफ हैं वो जनरल इशफाक परवेज़ कियानी थे, लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक परवेज़ कियानी थे, जो बाद में आईएसआई जो आर्मी चीफ जिनको जल मुशर्रफ साहब ने बनाया। तो मैंने कहा जी उन्होंने भी मशवरा दिया था? कहते हैं बिल्कुल उन्होंने मशवरा दिया था, और ये राइटिंग में मौजूद था। मैं बड़ा हैरान हुआ। और आईएसआई ने मशवरा क्यों दिया? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में बात आ रही थी वो ये थी कि शायद उसकी वजह ये है कि उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मिसिंग पीपल के जो केस थे वो सुनते थे, तो उसमें ज़ाहिर है हमारे खुफिया इदारों का नाम आता है, और ज़ाहिर है आईएसआई उस पर शायद खुश नहीं थी उनसे। तो ये मामला था। उस वक्त के जो हालात हैं उसके हवाले से मुझे बाद में पता चला कि उस वक्त के जो डीजीसी थे आईएसआई में, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बरतरफी का मामला हुआ, तो नुसरत नईम साहब डीजीसी थे। तो जो 9 मार्च की बजाय ये 1 माह शायद पहले बरतरफी हो जानी थी, जो आईएसआई ने उनको मशवरा दिया हुआ था। लेकिन वो बावजूद मुशर्रफ साहब ने या और लोगों ने जो है वो उस बात को नहीं अहमियत दी, और 9 मार्च को वो हुआ। तो मैं फिर आगे मज़ीद बढ़ा, जब उन्होंने मुशर्रफ साहब ने बताया कि मुझे तो आईएसआई ने भी मशवरा दिया था कि आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बरतरफ करें। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा जी चलें ठीक है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप ने जनरल कियानी को ही आर्मी चीफ क्यों लगाया? जनरल कियानी की जो आर्मी चीफ लगाना है वो मतलब कितना यानी कि वाइज फैसला था आपका। तो मुशर्रफ साहब ना वो बोले, क्योंकि मुशर्रफ साहब इससे पहले कहीं कोई इंटरव्यू उन्होंने कोई दिया था, कोई टीवी इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि जनरल कियानी को आर्मी चीफ लगाना मेरी गलती थी,
ये कहा था मुशर्रफ साहब। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि आप मानते हैं कि मेरी गलती है जनरल कियानी को आर्मी चीफ लगाना, तो फिर ये कैसे वाइज फैसला था, आपने वजह क्या थी कि आप ट्रस्ट कर गए कियानी पे। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने बड़ी एक बात बताई जो बड़ी दुरुस्त भी थी, क्योंकि जनरल कियानी की शख्सियत ऐसी थी। उन्होंने मुशर्रफ साहब ने बताया कि वो जो कियानी था वो हर वक्त मेरे पास आके बैठा रहता था, सिगरेट पीता रहता था, खामोश रहता था, तो मुझे तो पता ही नहीं चला वो किस तरह का है। यानी कि मैं जो भी कहता था कियानी जो है मेरे साथ होता था, तो इसलिए मैंने उसे ट्रस्ट किया। फिर जनरल तारिक मजीद थे जनरल कियानी के मुकाबले में उस वक्त जब आर्मी चीफ लगाना था मुशर्रफ साहब ने साल 2007 में, नवंबर 2007 में, तो तारिक मजीद के बारे में उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि मुझे अफसोस है कि मैंने उसे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी क्यों लगाया, मैंने गलती की। तो जनरल कियानी की जो शख्सियत थी, ये सबको पता है कि जनरल कियानी खामोश तबीयत थे, और ये जो खामोश लोग होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। और जनरल कियानी की जो अगर आप आज बैठ के हिस्ट्री देखें तो जनरल कियानी फ़ौजी हलकों में एक थिंकर फ़ौजी की हैसियत से जाने जाते हैं। जब आर्मी चीफ भी थे तो कहते थे कि उनके बारे में मशहूर था कि वो सुनते बहुत हैं और सिगरेट बहुत पीते हैं, या कोई जो मुतालिया बहुत करते हैं, और हैं वो खामोश तबीयत, ज़्यादातर वो खामोश रहते हैं। तो ये बात मुशर्रफ साहब के मुंह से निकली तो बात तो ठीक थी, क्योंकि मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहा था, तो मुझे ये बात आइडिया था कि मैं जनरल कियानी को रिपोर्ट करता आया था कि उनके बारे में मुख्तलिफ जो लोगों की आरा है वो देखी थी, और मुख्तलिफ तकारीब में जनरल कियानी साहब से आमना सामना हुआ, उनसे बातचीत भी हुई, तो पता लगा कि जनरल कियानी साहब के बारे में मुशर्रफ साहब तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जानते थे, लेकिन मेरी भी ऑब्जर्वेशन उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उससे मैच कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो आके खामोश रहता था, इसलिए मैंने उसे आर्मी चीफ लगा दिया। फिर मैंने उनसे एक और बात पूछी, मैंने कहा कि जनरल साहब आप दुबई में थे, तो दुबई में जनरल कियानी के जो आईएसआई चीफ हैं 2011 में जनरल पाशा जो हैं वो गए थे आपके पास, और आपको पाकिस्तान आने से मना किया था। असल में ये ख़बर मैंने डॉन अखबार में दी थी, जब मैं डॉन न्यूज़ चैनल में होता था, तो डॉन अखबार में ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है ये ख़बर, कि मुझे उस वक्त पता लगा था कि जनरल पाशा जो हैं वो गए हैं दुबई में, जनरल मुशर्रफ से मिले, और जनरल मुशर्रफ को उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान ना आए, क्योंकि उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ जो है वो अपनी जमात जो है वो बना रहे थे, और कह रहे ऐलान कर रहे थे दुबई में बैठ के कि मैं पाकिस्तान आऊँगा। तो फिर फ़ौज ने उनको रोका था, जनरल कियानी ने उन्हें रोका था, और जनरल कियानी की एक अंडरस्टैंडिंग शायद ये थी कि अगर मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में वापस आए तो मुशर्रफ साहब के लिए मसाइल पैदा होंगे। और बाय द वे जनरल कियानी की जो ऑब्जर्वेशन थी मुशर्रफ साहब के वाले से वो बिल्कुल ठीक थी, और वही बाद में हुआ भी वही कुछ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या जो DGISI हैं जनरल अहमद शुजा पाशा वो आपसे ज़ाती तौर पे दुबई में मिले थे या जनरल कियानी से की हिदायत पे मिले थे। तो इस पर मुख्तसर सा उन्होंने मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा शायद, यानी कि शायद जनरल कियानी ने भी पूछा हो। फिर इसी मीटिंग में मुझे इस बात का एक तो एहसास हो चुका था कि जो राहील शरीफ है और जनरल मुशर्रफ उनके दरमियान बड़ी कुर्बत या ताल्लुक़ है। उसकी वजह ये थी कि मैं बाहर देख चुका था, मैंने आपको जिस तरह बताया भी कि मुशर्रफ साहब के घर के ऊपर एक फ़ौजी खुफिया अदारे के एहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, वो भी मैं देख चुका था। रेंजर्स का भी हमें पता था, जो गो के रेंजर्स वजारत दाखिला के अंडर आती थी, और उस वक्त वजारत दाखिला के जो वज़ीर थे वो चौधरी निसार अली ख़ान थे, लेकिन अमली तौर पे रेंजर्स की जो सरबराही है वो एक मेजर जनरल लेवल का अफसर करता है, और वहाँ पर जो फ़ौजी लोग वो मौजूद थे। तो मुझे एक बात तो नज़र आ गई थी, लेकिन जो अहम तरीन बात थी वो अगली बात मुझे पता चली। तो मैंने कहा जी जनरल राहील शरीफ से कोई रब्ता हुआ है। ये सवाल बड़ा अहम था, क्योंकि जब मैं दुबई में उनसे मिला था, उनका इंटरव्यू मैंने किया था डॉन टीवी के लिए, डॉन न्यूज़ टीवी के लिए, तो मैं कियानी साहब के वाले से सवाल पूछता रहा था, और वो इधर उधर जवाब देते रहे। तो उन्होंने मुझे बिटवीन द लाइन्स उन्होंने बताया कि मैंने राहील शरीफ को मुबारकबादी का ख़त लिखा है कि तुम आर्मी चीफ बन गए। और ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि किस तरह जनरल राहील शरीफ की तरक्की में जनरल मुशर्रफ का बड़ा एक रोल था, क्योंकि राहील शरीफ के जो भाई थे शबीर शरीफ, वो मुशर्रफ साहब के किसी जगह मुशर्रफ साहब और वो इकट्ठे रहे थे, फ़ौजी एक ताल्लुक़ था,
तो ये रहील शरीफ को अपना छोटा भाई समझते रहे थे। और फिर रहील शरीफ ही इंस्ट्रूमेंटल थे इन मैनी सेंस के, इन दिस सेंस के रहील शरीफ ने ही जनरल मुशर्रफ को उस जो बगावत का मामला है उससे निकालने में मदद की। तो उसमें ये हमारी मुलाकात हुई, काफ़ी देर हम बैठे, चाय और रिफ़्रेशमेंट्स भी हमने की। फिर मैं निकल आया। मुशर्रफ साहब से जब मैं मुलाकातें वगैरह करके मैं निकल आया तो मैंने आके द न्यूज़ में ये स्टोरी फाइल की। ज़ाहिर है ये जियो टीवी की खबर तो नहीं थी क्योंकि मैं कैमरा लेके तो नहीं गया था, लेकिन मैं द न्यूज़ में मैंने ये खबर फाइल की। शाहीन साहबाई साहब उस वक्त हमारे एडिटर होते थे, तो मेरी खबर का एक जो सेंटेंस है उन्होंने वो काट दिया। वो सेंटेंस कभी फिर किसी मौके पे आपको बताऊंगा वो सेंटेंस क्या था और क्यों काटा उन्होंने, ये भी एक तारीखी है वाक़या। तो खैर वो द न्यूज़ अखबार में वो ये वाक़या शाया भी हुआ, इस तफसील के साथ नहीं, ज़ाहिर है इसमें मैं साइड डिटेल्स भी बताई हैं। तो वो उस वक्त ये सारा वाक़या पब्लिश हुआ। तो शाम को मैं मिला हूँ उनसे, रात को मैं मिला हूँ। तो इस रात के बाद अगली रात जो आई उसके बाद मुशर्रफ साहब जो है उनको अदालत ने कहा हुआ था कि खसूसी तौर पे कि आपने लाजमी आना है, लाजमी आना है। खसूसी अदालत ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया था। तो अदालत जाते हुए रास्ते में मुशर्रफ साहब को AFIC आर्मी का जो हॉस्पिटल है उसमें पिंडी में मुंतकिल कर दिया गया और वहाँ से मुशर्रफ साहब को फिर कुछ अर्सा के बाद भेज दिया गया, दुबई भेज दिया गया। और फिर जनरल मुशर्रफ साहब वफ़ात पा गए, दुबई में ही बीमार हुए और वहाँ पे वफ़ात पा गए। जनरल मुशर्रफ साहब से मैंने दिसंबर 2017 में दोबारा मिलने की कोशिश की। उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब की शायद तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दुबई में मौजूद था, कमोबेश 1 महीना मैं वहाँ पर मौजूद था, नहीं हमारी मुलाकात हो सकी। जनरल मुशर्रफ साहब वफ़ात पा गए। बहुत सारे राज हैं जो जनरल मुशर्रफ साहब अपने साथ ले गए हैं। जनरल मुशर्रफ साहब से मुझे अच्छी तरह याद है, एक मुलाकात में मैंने जनरल मुशर्रफ साहब ने मुझे बताया कि जब मैं आर्मी चीफ था तो मुझे बहुत सारे सियासतदान जो हैं, मुस्लिम लीग नून के सियासतदान भी, वो भी आके कहते थे कि आप कू कर दें। तो मैंने उनसे पूछा था कि कौन कौन से सियासतदान या कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इनको कू का कहा था। तो उन्होंने आबदा हुसैन साहबा का, मलिहा लोधी और एक ख़ातून सहाफ़ी का भी नाम लिया था कि ये भी मेरे पास आते थे और ये मुझसे इस तरह की गुफ्तगू करते थे। और ये सारा वाक़या है। नाज़रीन, मुशर्रफ साहब को आज 7 तारीख़ है, 7 फरवरी 2023 मुशर्रफ साहब को रावलपिंडी, मुशर्रफ साहब को कराची में मलीर के अंदर उनका नमाज जनाजा हुआ है। 60 के करीब जो 3 स्टार और जो ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के सर्विंग और फार्मर, वो आए वहाँ पर 60 के करीब, उनकी इतला थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी शमशाद साहिर वो भी वहाँ पर मौजूद थे। साबिक आर्मी चीफ्स की अगर बात करें तो जनरल कियानी भी वहाँ पर मौजूद थे। जनरल पाशा जो साबिक ISI चीफ हैं वो भी मौजूद थे। रिसेंटली रिटायर होने वाले आर्मी चीफ जनरल बाजवा वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और काफ़ी अफराद थे जो मुस्लिम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी वहाँ पर मौजूद थे। गालिबन इमरान इस्माइल भी वहाँ पर मौजूद थे। MKM की जो क़यादत है वो सारी की सारी वहाँ पर फ़ारूक सत्तार और दीगर सारे मौजूद थे। अलबत्ता नून लीग ने और पीपल्स पार्टी की तरफ से वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मुशर्रफ साहब को दफना दिया गया है और मुशर्रफ साहब अब खालिक़ हकीकी से जा मिले हैं। अब वो जवाबदेह होंगे उस अदालत में जहाँ पर हर बात का हिसाब लिया जाता है, हर बात की पूछ होती है। इंसानों में बहुत सारी खूबियाँ भी होती हैं, बहुत सारी खामियाँ भी होती हैं। इंसान शायद इंसानों का इंसाफ नहीं कर सकते, ये शायद एक डिवाइन पावर है वही कर सकती है। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब की वफ़ात के बाद क्या दोबारा पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ लगेगा या नहीं लगेगा। आज भी हम ये बात वसूख से नहीं कह सकते, लेकिन एक बात हम ज़रूर कह सकते हैं वसूख से कि जनरल मुशर्रफ साहब की जो वफ़ात है, जनरल मुशर्रफ साहब की वफ़ात तमाम जो ताला आज़मा है
उन तमाम ताले आज़माओं के लिए एक सबक भी है कि जनरल मुशर्रफ साहब चले गए, उनकी ज़िंदगी बहुत सारे तनाज़ात में रही, लेकिन सब के लिए सबक ये है कि आप कभी भी आइन को मत तोड़ें, पार्लियामेंट को ताराज मत करें। आप देख लीजिए कि जनरल अयूब खान साहब की वफ़ात हुई, जनरल याहिया खान के साथ जो कुछ हुआ, जनरल ज़िया-उल हक के साथ जो कुछ हुआ, और फिर सबसे अहम बात ये कि जनरल मुशर्रफ के साथ जो हुआ वो हमारे और आपके सामने अदालतों में उनको पेश किया गया। जब जनरल मुशर्रफ को अदालत में पेश किया गया था पहली दफ़ा गिरफ़्तार करके, तो तब भी इत्तेफ़ाक की बात है कि मैं वहाँ पर मौजूद था और एक ही जर्नलिस्ट था, और जियो टीवी ने उसकी कवरेज की थी। सिर्फ जियो टीवी का ही कैमरा वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि हमें पता था कि इस अदालत में उनको पेश किया जा रहा है। तो मैं उस अदालत में, इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट की एक अदालत थी, वहाँ पर मौजूद था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इस्लामाबाद पुलिस का जो SHO है वो उनको लेके वहाँ पर आया, हथकड़ी तो नहीं उन्होंने लगाई हुई थी, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। तो उसी अदालत में छोटे से कमरे में मुशर्रफ साहब जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने इधर उधर देखा कि छोटा सा एक कमरा है और बड़ा गंदा मंदा कमरा है। तो उन्होंने एक वहाँ पर एक वकील था जिसने गंदा सा कोट पहना हुआ था, उसने जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको मुखातब करते हुए कहा कि ये एक मिलिट्री डिक्टेटर है, इसने आइन तोड़ा है, इसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई। तो फिर पुलिस का जो इंस्पेक्टर था उसने कहा कि जी मैंने मुलज़िम मेरी हिरासत में, मैंने इसे गिरफ़्तार किया हुआ है और हथकड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं। तो मुशर्रफ साहब ने उस वकील की तरफ भी बड़े हैरत से देखा, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने शायद सारी ज़िंदगी में ये सोचा नहीं होगा कि उनको कभी इतने पावरफुल रहे हैं वो, तो कभी उनको इस तरह से ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने की। बड़े मुश्किल वक्त गुजारा जनरल मुशर्रफ साहब ने, अब वो खालके हकीकत को जा मिले हैं। नाज़रीन, ये जो वाक़या था मेरी उनसे बराह रास्त मुलाकात का, ये तारीख़ का हिस्सा है। और फिर अदालत में जो वाक़या हुआ वो थोड़ा सा मैंने आपको बयान किया, ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है कि किस तरीके से जनरल मुशर्रफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म हुआ, और वो वहाँ से निकल के अपने घर चले गए, और बाद में उनको उनके घर पे अरेस्ट किया गया, और बाद में जिस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया उस अदालत के कमरे के अंदर क्या हुआ वो भी मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको मेरी गुफ्तगू पसंद आई होगी। आप सब हमारा प्रोग्राम देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि उमर चीमा की जो वालदा हैं वो बड़ी बीमार हैं, उनके लिए दुआ कीजिए ताकि वो जल्द अज़ जल्द सेहतमंद हों, और जो उमर है उनको और उनके अहल खाना को, उनको भी इत्मीनान हो। मेरी गुज़ारिशात आपके सामने, कोई भी राय हो आप ज़रूर दीजिएगा, और आपकी राय का मैं मुंतज़िर रहूँगा।